जय हिंद आप सबों का। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 आरंभिक नगर। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था आरंभिक नगर के कुछ नगरीय जीवन को हमने पढ़ा था, देखा था। और नगर और नए शिल्प जो हमारे नगर थे और उनमें नए नए जो शिल्प थे, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प के बारे में हमने जाना था। हड़प्पा जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में हमने देखा कि उस समय किस प्रकार के मनके बनाए जाते थे। मनके यानी माले, बाट बनाए जाते थे। जो फलक था वो बनाया जाता था। ये जो हमारा फलक है, जो मनके हैं, जो बाट है, और जो जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उसे कोई सिंपल साधारण मूर्ति नहीं कहा जा सकता, उसे कोई विशेषज्ञ बनाते थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे को चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कच्चे माल, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। हम अगर कपड़े बनाना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए रुई की आवश्यकता पड़ती है। रुई को वो धागे के रूप में उसे बनाते हैं, फिर उसे कपड़े की बुनाई की जाती है। तो सबसे प्रारंभिक जो स्टेज होता है वो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो कच्चा माल होता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय, जो कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते थे उन्हें? तो कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल। इनसे भी इसने इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा की गई कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसमें के बाद कटाई और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से आयात करते थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, उन्होंने उनके पास जो डेली यूजेस के बहुत सारे सामान थे, जो उनके पास खुद उपलब्ध होते थे। जैसे वो कपास का उत्पादन करते थे, फसलों का उत्पादन करते थे, पशुपालन करते थे। तो पशु से जो प्राप्त होता है, जो फसलों से प्राप्त होता है, जो फसल प्राप्त होते हैं, और जो कपास है जिससे रुई प्राप्त होता है, ये सब हमारे रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है। इससे हम कपास से हम कपड़ा बुनते हैं, और जो फसल होते हैं जिससे अलग अलग प्रकार के डिशेस बनते हैं, अलग अलग प्रकार के खाने बनते हैं, खाद्य पदार्थ बनते हैं। तथा जो हमारा जो खनिज पदार्थ से हम अलग अलग प्रकार के डिजाइन, अलग अलग प्रकार के नेकलेस, मनके बनाते हैं, तथा बर्तनों को बनाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि वो जो रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल थे, हड़प्पा के लोगों को बहुत सारे तो उनको अपने लोकल में मिल जाते थे, लेकिन बहुत ऐसे चीज होते थे, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पदार्थ, जो उन्हें आयात करना पड़ता था। आयात का मतलब क्या होता है? दूसरे जगह से अपने देश में सामान को मंगाना। जैसे कि भारत में घोड़ों का आयात होता था, मतलब भारत में स्वयं की कुछ बहुत ही अच्छे ब्रीड भारत देश में नहीं हुआ करते थे, तो भारत सेंट्रल एशिया से अच्छे अच्छे घोड़े की ब्रीड को मंगाते थे। मतलब घोड़े को मंगाते थे, शीशा मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, सोने। तो उस समय बाहर से या फिर हड़प्पा छोड़ के देश के अन्य भागों से भी इन सबों को आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये हड़प्पा जो स्थान है, हड़प्पा के लोग तांबे के आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। आप अभी जानते होंगे, ओमान आपने सुना होगा, सेंट्रल एशिया में ये देश है ओमान। जो यहाँ से हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करवाते थे।
कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान अफगानिस्तान से किया जाता है। आप देखते होंगे जो कांसा होता है, जो जो तांबा और टीन को मिलाकर जो कांसा को बनाया जाता है, जो तांबा और को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो वो कांसा जो टीन है, वो टीन का कहाँ से आयात होता था? ईरान तथा अफगानिस्तान से। ईरान तथा अफगानिस्तान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता है। जो सोने का आयात वो लोग कर्नाटका, आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी, वहां पे कोलार गोल्ड माइन, जो जो उस फिल्म का जो मेन पार्ट है वह कोलार गोल्ड माइन के कोलार स्थित है, तो इसीलिए कोलार मतलब कि कर्नाटक का सोने का खान, कर्नाटक में जो सोने का खान है उसे कोलार गोल्ड माइन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से हड़प्पा के जो 4700 साल पूर्व हमारे देश में जो सभ्यता पनपी थी, जो प्रारंभिक नगर बसे थे, वहां पे गोल्ड का आयात कर्नाटका से किया जाता था तथा बहुत सारे माले, बहुत सारे कीमती आभूषण बनते थे, उनका आयात वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक आप जब इस चित्र को देखते हुए तो आपको एकाएक हमें अनुमान लगाते हैं कि यह एक बैलगाड़ी का छोटा रूप है, खिलौना बैलगाड़ी है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी तरफ मुहर, एक खिलौना है और दूसरा क्या है, ये मुहर है। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए और वाहनों वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? तो हमने कक्षा में, पिछले चैप्टर में हमने अभी तक वाहनों के बारे में नहीं पढ़ा। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो वाहन का उपयोग करते थे, क्योंकि अगर बच्चे के खिलौने गाड़ी उपलब्ध है, यानी वो प्रतीक के रूप में रहते हैं। अगर बच्चा खिलौना गाड़ी खेल रहा है तो बड़ा भी क्यों उसका यूज करते होंगे। बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। बोल रहे हैं जो बच्चों का खिलौना है और हल है, यहाँ पे देखिए ये हल है, ये जो है ये हल, आप आज भी गांव में जाते हैं तो हल जो होते हैं इसी प्रकार के, उसका विकसित रूप आपको मिलेगा, लेकिन उसकी बनावट कुछ न कुछ इसके प्रकार की होती ही है। तो बोल रहा है कि जो वो आज हैं, आज के ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि जो हड़प्पा काल का जो किसान थे वो पुरुष थे या स्त्री थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई लोग ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। जो नगर में रहते हैं, जैसे आप शहरों में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि आप भोजन का उत्पादन नहीं करते। भोजन का उत्पादन नगर के आसपास रहने वाले ग्राम में किया जाता है। तो देखिए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अन्न उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लिए गेहूं, जौ वाले दाने दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उपजाते थे। जो हड़प्पा के जो अवशेष हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के, जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा के जो अवशेष हैं, वहां से हमें जो पौधों के अवशेष मिले हैं, जो वहां के बीजों के अवशेष मिले हैं,
तो उसे हमें पता चलता है कि उस समय गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाए जाते थे। ठीक है। और शहरों में किस प्रकार के लोग रहते थे? शहरों में इस शहरों में भी लोग रहते थे और गांव में भी लोग रहते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग की एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए वो लोग हल का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जो जो हल होता है, ये जो है, ये एक खिलौना हल है। मतलब छोटे हल होते हैं जो बच्चे लोग खेलने के लिए यूज करते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग को गाँव में देखिएगा, उन्हें छोटे छोटे हल बनाकर खेलने के लिए दे दिए जाते हैं ताकि वो उनसे खेले और खेल खेल में वो अपनी संस्कृति को सीखें। तो वो यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा जो ओरिजिनल हल था वो नहीं मिला है, लेकिन जो खिलौना हल है वो हमें हड़प्पा से मिला है, खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसमें फसल की सिंचाई की जाती है। वो जो हड़प्पा एरिया आपने देखा होगा, हड़प्पा एरिया हमारे भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे, बॉर्डर का एरिया जो है उसमें हड़प्पा नगर नगर है। तो जो हड़प्पा नगर था उसमें, उस एरिया में आप देखते होंगे कि उससे कुछ ही दूर में है वो जो एरिया है, राजस्थान का एरिया शुरू होता है और वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश कम होने के कारण, बारिश कम होता है तो वहां पे फसल का उत्पादन करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर बारिश कम हुआ तो बारिश फसल के उत्पादन के लिए उस समय के किसान पानी का संचय करते होंगे। पानी का संचय किए बिना तो फसल का उत्पादन हो नहीं सकता है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे पत्तों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, यहाँ देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात, जो हमारा गुजरात राज्य है, उसमें हड़प्पा कालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब कि वहां पे सूक्ष्म खुदाई की गई, वहां पे सूक्ष्म विश्लेषण किया गया कि यहाँ किस किस मतलब हड़प्पा के नगरों का विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। कच्छ के इलाके, कहाँ पे? कच्छ के इलाके में खादिर के किनारे धौलावीर नगर बसा था। कच्छ इलाके में अभी आप जाइएगा तो काठियावाड़ी, गुजरात दो भागों में बटा है, काठियावाड़ी और कच्छ। तो जो कच्छ का इलाका है उसमें खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। जो धौलावीर नगर है वो कहाँ? कच्छ में बसा है। तो वहां साफ पानी मिलता था। वहां क्या? वहां साफ पानी मिल और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में बटा था। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा जो हड़प्पा है तथा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड लोथल है, चान्होदरो है, मोहनजोदड़ो है तथा और कालीबंगा है, जो ये सब शहर हैं वो लगभग दो भागों में बटे हुए थे। जो पश्चिम भाग था वो दुर्ग नगर कहलाता था और जो पूर्वी भाग था वो नगर कहलाता था। अब यहाँ पे जो धौलावीरा था, धौलावीरा एक ऐसा शहर पाया गया जो तीन भागों में डिवाइड था। धौलावीरा तीन भागों में डिवाइड था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों
में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। यहाँ जो गुजरात के कच्छ इलाके में जो धौलावीरा नगर था, जब उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि धौलावीरा का जो शहर था, धौलावीरा जो नगर था, वो 3 भागों में डिवाइड था और सभी ऊंची ऊंची दीवारों से डिवाइड थे, सभी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे तथा वहां जाने के लिए अलग अलग बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। वहां जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और वहां एक बड़ा सा मैदान भी था जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे तथा तथा वहां जो धौलावीरा एक ऐसा प्लेस है जहाँ हड़प्पा की जो लिपि थी, हड़प्पा काल में जो लिपि यूज की जाती थी, उसके बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। जो हड़प्पा के लेख हैं ज्यादातर मुहरों पे पाए गए हैं। इस कारण हड़प्पा के जो लिपि है वो बहुत ही विस्तृत रूप में नहीं पाने के कारण उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। गुजरात की संभावत की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। वहाँ पत्थरों, खंभों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर के में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले। गुजरात में एक और दूसरा शहर कौन था? लोथल, जो खंभात घाटी में मिलने वाली साबरमती की जो है साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ था लोथल नगर। क्या नाम? लोथल। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था। यहाँ पे कीमती पत्थरों का कच्चा माल जो होता है आसानी से मिलता था। यहाँ पत्थर, शंखों, धातुओं के बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब कि यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोथल का बंदरगाह ये क्या है? लोथल में एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नदी नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। तो ये जो आप ये जो तालाब देख रहे हैं, इसका अनुमान लगाया गया है कि यह जो तालाब जो आज हमें तालाब के रूप में मिलता है, यह संभवतः लोथल का बंदरगाह यानी लोथल जो है ये उसका बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पे बड़े बड़े जहाज रुकते होंगे, उस सामान को उतारा जाता होगा और वहां से जो निर्यात दूसरे जगह जो सामान को ले जाया जाता है, जिसे निर्यात किया जाता है, उस सामान को चढ़ाया जाता होगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पत्थर, शंखों, धातुओं बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र मिला है। इस नगर को एक भंडार गृह भी था। इसमें एक भंडार गृह भी था। तो जहाँ पे सामान ज्यादा लाया और ले जाया जाता है वहां पे आप देखते होंगे कि आज भी हमारे यहाँ जो बंदरगाह वहां पे बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं और भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन तथा मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने पर उसकी छाप मिले। ठीक है, तो जो लोथल था वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके मनके मीन्स माला, पत्थर के टुकड़े। अब अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी वहां मिले हैं। यानी कि
जब हम फैक्ट्री में जाते हैं, किसी भी चीज की फैक्ट्री, जहां हम देखते हैं कि वहां फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो हम वहां अगर ध्यान से देखें, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कपड़े की फैक्ट्री में गए हैं, तो कुछ कपड़े होते हैं, कहीं पे बुनाई होती है, कहीं पे उसकी कटाई होती है, कहीं पे सिलाई होती है, कहीं पे उसे ब्लीच किया जाता है, कहीं पे उसे रंगाई होती है। तो उसी प्रकार जब ये जो लोथल में एक ऐसी इमारत मिली जहां पे कुछ मन के बने हुए थे, कुछ मन के बनाने के कगार पे थे, और कुछ पत्थर के टुकड़े बने मन के, मतलब आधा बने हुए मन के मिले, या फिर उसके मन के बनाने के जो उपकरण होते थे उसे भी देखा गया। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनको मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहरें लगाई जाती, कि मुहरे की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। अगर आप छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी हम देखते हैं, हम जब कोई भी सामान मार्केट से लेते हैं तो वो पैक मिलता है। अगर वो पैक खुला रहता है तो हम सामान को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है, हमें मालूम हो जाता है कि जो पैक सामान नहीं है तो वो उसमें क्या हुआ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। जैसे कि हम आजकल घरों में गैस सिलेंडर लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब हम गैस सिलेंडर लेते हैं तो हमें, जब सिलेंडर का जो ये रेगुलेटर है रहता है वहां, हम उसको पैक करवा के, पैक किया हुआ, सील बंद किया हुआ लेते हैं। अगर वो खुला रहता है तो हम उसका यूज नहीं करते हैं, हम उसे नहीं लेते हैं, क्योंकि जो खुला रहता है उसमें से हो सकता है कि वो उसका यूज कर चुके होंगे और फिर हमें बेच रहे होंगे। इसीलिए हम उस समय भी, जब हड़प्पा कालीन में कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना रहता था, तो वो उसे सील बंद करके, उसे गीली मिट्टी से वहां पे, गीली मिट्टी से उसके मुंह को बंद करके वहां पे सील लगा दिए थे। सील अगर नहीं टूटा रहता था, इसका मतलब है कि इसकी सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, जिसके जो आज के युग में भी अपना अपनी अलग विशेष पहचान रखता है, उसकी उसका अंत कैसे हुआ? लगभग 3900 3900 यानी 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेहर, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो के सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। हम्म ज- की प्रणाली, जो जलानी कोष, एक मिनट, क्या है? जल निकास ढेर बनने लगे। क्या बोल रहा है कि जो एकाएक हुआ क्या, जो 3900 साल पहले, कि जो ये फलता फूलता शहर था, जो इतने इतना भव्य शहर था, जहाँ की इतनी अच्छी जल निकासी थी, इतने अच्छे घर थे, हर घरों में कुएं थे, इन कुओं से, घरों से पानी निकालने का इतना अच्छा साधन था, तथा यहाँ पे अन्य विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे। एकाएक हड़प्पा सभ्यता, अचानक अचानक वहां के लोग नगरों को छोड़ दिए। लेखन, मुहर, बाटो, लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग अचानक बंद हो गया, और सड़कों, जो वो हड़प्पा के शहर थे, वो कचरों से भर गए। वहां पे आदमियों का रहना बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। अभी जो एक विकसित शहर, जहाँ दूर दूर से सामान आते थे, अब वहां पे सामान भी आना बंद हो गया, और मोहनजोदड़ो के सड़कों पर कचरे के ढेर पर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और जल निकास की जो प्रणाली थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, और सड़कों पर ही झाड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। जो जो घर व्यवस्थित रूप से
अब वहां पे वो व्यवस्थित रूप जल निकास की प्रणाली बंद हो गई और जो घर थे वो ध्वस्त हो गए, और वहां पे लोगों ने सड़कों पे ही घर बनाना और सड़कों पे वो घर बनाना बनाना शुरू कर दिए और झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, क्योंकि यह लाख हजारों साल पहले हुआ है। 3900 मतलब 3900 साल पहले हुआ। तो इसके बारे में लिपि, जो वहां की लिपि है, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस कारण हमें ये नहीं पता चलता है कि उस समय हुआ क्या होगा। कुछ कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये रहा होगा कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर हुआ हो। अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग विद्वान अपने शोध में अपने अपने निष्कर्ष बताते हैं। कुछ ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, क्योंकि वहां पे लकड़ी जो ईंट थे, ईंट को पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। किसी ने कहा कि नदी सूख गई। अब जब नदी सूख जाएगी तो आज के जैसा उसमें बोरवेल का यूज नहीं किया जाता था, तो नदी सूख गई तो पानी का स्रोत ही नहीं रहा। लेकिन अगर पानी का स्रोत नहीं रहा तो वहां झुग्गी झोपड़ी क्यों आ गई, यह भी सोचने का विषय है। फिर दूसरा है कि ईंट पकाने के लिए जो मवेशी पालते थे वो चारागाह, तो इतना अधिक तो चारा नहीं खा जाते थे मवेशी कि उस कारण वो जो सभ्यता थी वही विलुप्त हो जाएगी। और अगर सभ्यता एक जगह विलुप्त हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हुई, मान लीजिए हड़प्पा में बाढ़ आ गई, तो मोहनजोदड़ो कैसे विलुप्त हो गई? मोहनजोदड़ो विलुप्त हुई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो फिर लोथल चान्होदरो लोथुका को कालीबंगा ये सब कैसे विलुप्त हुई? इसके बारे में आज तक हमारे जो रिसर्च, जो हमारे पुरातत्वविद हैं, वो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। क्या बोल रहे हैं? जो पाकिस्तान में जो सिंध और पंजाब के जो प्रांत में जो बस्तियां थी, जो पंजाब और सिंध में लगने वाले जो शहर आते थे, वो पूरी तरह से उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। उसी समय यह भी प्रमाण मिलता है कि जो बस्तियां जो बनी हुई थी, जो विकसित सभ्यता थी, वो तो उजड़ गई, लेकिन उसी के पश्चात पूर्व और दक्षिण में पूर्व और दक्षिण एरिया में इलाकों में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूर्व है, यानी कि आप देखते हो तो वो जो एरिया है, जो हड़प्पा के आगे चान्होदो या फिर कालीबंगा के आगे अब जाते हैं तो पूर्व एरिया में, मतलब कि वो गंगा और यमुना की जो वैली है, उस एरिया वह एरिया विकसित होने लगा। इस इलाकों में नई और छोटी बस्तियां जाकर बच गई। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और फिर से नए नगरों का विकास होने में लगभग 1400 साल लग गए। मतलब कि जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर विलुप्त हुए, जो उनका विकास हुआ, उसके बाद 1400 साल बाद नगर का विकास हुआ। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ने में कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।